नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से देश का केंद्रीय बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं और इस बार केंद्र सरकार हम आम और खास को बजट में ख्याल रखने के लिए लोक लुभावन बजट प्रस्तुत करने जा रहा है और पूरे देश को इस बार मोदी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और आयकर में छूट, महंगाई से राहत, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी, इन सब से लेकर के उद्योग जगत में भी राहत पैकेज का इंतजार हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ भारत विश्व शक्ति की ओर अग्रसर हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार केंद्रीय बजट को लेकर कटाक्ष करती नजर आ रही है। उनकी माने तो पिछले 7 सालों में मोदी सरकार बजट को लेकर ऐसा कुछ खास नहीं कर पाई जिसे स्वर्णिम कहा जा सके या अच्छे दिन लौट आए हैं यह भी कहा जा सके। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी भाजपा के नेता मोदी सरकार के पिछले 7 सालों में प्रस्तुत किए गए बजट को उपलब्धिपूर्ण बता रही है और आज की बड़ी बहस में मेहमानों से बजट को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए जरा सुन लेते हैं इस पर आखिर रिएक्शंस क्या सामने आ रहा है। तो आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर इस पर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं क्या हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्षी खेमा यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बीते 7 सालों में जो मोदी सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, केंद्र के इस बजट को लेकर के बहुत हद तक उम्मीदें आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी जरूर लगाए बैठी है और जनता को भी इसी से जोड़ करके देख रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए लोग इसको लेकर के जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आखिर इस विषय पर क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। सरकार उन चुनिंदा सरकारों में एक है जिसने कोरोना की भयंकर त्रासदी के बावजूद भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया, देशवासियों को बहुत जल्द टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया और आर्थिक सर्वेक्षण में हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी फिर से 8 से 8.5% की दर से ग्रो करने वाली है। ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से ये संभव होने जा रहा है। मोदी सरकार विश्व की इकलौती सरकार होगी जिसने अपने देश के बजट को केवल 6 से 7 वर्षों में दोगुना कर लिया। 16 लाख करोड़ से हमने पिछला बजट 34.5 लाख करोड़ रुपए का देखा है। चलिए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण की जो खास बातें हैं क्या उसमें नजर आता है, क्योंकि ये वित्त वर्ष में जितना काम किया गया, क्या किस तेजी के साथ अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं, कैसे उनसे पार पाया जा सकता है, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। सरकारी कंपनियों को निजीकरण की तरफ अगर आगे बढ़ाया जाता है तो उसका भी जिक्र इसमें किया जाता है। एयर इंडिया का जिक्र इसमें किया गया क्योंकि एयर इंडिया के निजीकरण से विनिवेश का रास्ता मजबूत हुआ है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए इंफ्रा पर 104 लाख करोड़ रुपए खर्च की जरूरत भी है, यह भी बताया गया। और वहीं साथ ही साथ इसमें जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के जिस सेक्टर के अंदर बहुत हद तक बदलाव लाने की जरूरत है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो। और बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि संक्रमण का वो दौर जिसमें छोटे छोटे उद्योगों को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा और वहीं मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया गया, आखिर वो कितना कारगर साबित हुआ है। और इस बजट के अंदर, क्योंकि पिछली बार भी कहा गया कि उतना ज्यादा राहत पैकेज उन छोटे तबके के लोगों के लिए नहीं नजर आया। और बजट को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आखिर इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। सरकार बीते 7 साल से केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर रही है और उस बजट में जनता के हाथ में झुंझुना और धोखेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं आया है। जनता के ऊपर व्यवहार बढ़ाने वाला ही बजट रहा है। आने वाले बजट को लेकर भी देश की जनता में मायूसी है, नाराजगी है, आक्रोश है और जनता भयभीत है कहीं ये बजट उनके ऊपर एक नया व्यवहार न बढ़ा दे। जिस प्रकार से बीते 7 साल में बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लग गए, रसोई गैस आम जनता के खरीद से दूर हो गया है, आवश्यक वस्तुओं में मनमाना टैक्स लगाया गया है, युवाओं के रोजगार के लिए कोई उपाय नहीं किए गए, किसानों में गहरी नाराजगी है। तो निश्चित तौर पर जो बजट है, ये बजट को लेकर जनता में अभी से निराशा है और पूर्व की बजट की तरह ही ये बजट सिर्फ झुंझुना होगा और हम दो और हमारे दो की जो नीति में मोदी भाजपा की सरकार चल रही है तो वो 2 लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला। और चलिए जल्दी से डिबेट ओपन करते हैं और आज की खास पैनल में हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं जरा वो आपको सबसे पहले बताते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका।
भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ अर्थशास्त्री तपेश चंद्र गुप्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तपेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत सुरेंद्र वर्मा जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े उत्साहित हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार के बजट से जब जनता को उम्मीदें हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी इस उम्मीद में है कि कुछ ऐसा बजट सामने आया जा सके जिससे जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर वो खरा उतर पाए। कांग्रेस पार्टी को इससे कितनी उम्मीदें हैं? प्रदेश की सरकार इस बजट को लेकर के क्या सोच रही है, क्या दिख रही है? शुभेंदु जी, निश्चित रूप से देश की जनता को इंतजार होता है वार्षिक आम बजट का, लेकिन विगत 7 वर्षों से हमारे जो अनुभव रहे हैं निश्चित रूप से निराशाजनक है। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लोगों की आय घट रही है, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो जुमले साबित हुए हैं। निश्चित रूप से एक तरफ यहाँ चंद पूंजीपति मित्रों की आय जो है 20 महीने में 1808% मतलब 18 गुना बढ़ जाती है, वहीं आम आदमी भारत में 97% लोगों की स्थिति ऐसे ही है कि उनकी आय दिनों दिन घट रही है। एक तरफ हम यूपीए सरकार के दौरान बात करें, 2014 तक गरीबी रेखा से 27 करोड़ लोग मध्यम वर्ग की श्रेणी में आए थे, वहीं पिछले 7 वर्ष में शिवेंदु जी मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते 23 करोड़ लोग, देश की 23 करोड़ आबादी जो है वापस गरीबी रेखा के नीचे धकेल दी गई। गरीबी रेखा भुखमरी इंडेक्स में जो है हम दुनिया में जो है 2014 की अगर मैं बात करूं तो 55वें स्थान पर थे। आज जो 2020 का आखिरी आंकड़ा आया है उसमें 103 स्थान पर हैं। नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे खड़े हैं। तो लगातार कृषि जो है, कृषि का सेक्टर है, इनका जो आज आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई है शिवेंदु जी, उसमें जो करेंट ईयर है, वर्तमान वर्ष में जो 9.2% है, आगे वित्तीय वर्ष जो है, आने वाला जो साल है, उसमें घटकर 8 से 8.5% है। तो लगातार मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, वित्तीय कुप्रबंधन के चलते अर्थव्यवस्था पहली बार उल्टे पांव भाग रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। पिछले बार भी तीनों सेक्टर अर्थव्यवस्था के, कृषि विकास, कृषि एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा, बाकी सेवा और उद्योग उत्पादन दोनों निगेटिव गोते लगाते रहे। और इस साल भी हम अगर तुलना करें छत्तीसगढ़ से, पिछले साल में कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से 1.4% बेहतर था, उद्योग में हमारा जो ग्रोथ है वो 4% बेहतर था, और सेवा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक ढंग से छत्तीसगढ़ 9% बेहतर था। इस बार इनका खुद का जो लक्ष्य है वो भी नकारात्मक है। सेवा के क्षेत्र में तो बेहद दुखद स्थिति है। लगातार इनके द्वारा देखिए, कृषि के क्षेत्र में जो है आधी से ज्यादा आबादी देश की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि कार्य से संलग्न है, लेकिन इनके द्वारा जो जीएसटी लगाया गया, जो खाद और बीज है उसमें 5%, कीटनाशक में 18%, और जो इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर से लेकर बाकी कृषि उपकरण है, उसमें 12%। तो लगातार मोदी सरकार की मुनाफा, यानी कि किसानों से लेकर के हर एक तबके की यहाँ पर ये मांग है कि उनके लिए कुछ हद तक ले आते। शुभेंदु जी, जो कृषि की आय ये 2022 तक दुगने करने का वादा किया था, बिल्कुल तो किया उल्टा, जो कृषि की लागत है वो दुगनी कर दी। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। 3 रुपए 54 पैसा से 31 रुपया, ठीक है, 10 गुना मुनाफा को सेंट्रल एक्साइज। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक है सर, अब जरा राजीव जी को मैं जरा चर्चा में शामिल कर रहा हूं। राजीव चक्रवर्ती साहब, अब ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि अब आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि जब अगर विकास किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का देखा जाता है तो आपको सीढ़ियां ऊपर चढ़नी होती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि आप तो नीचे उतरते चले जा रहे हैं। आप कैसे ग्रोथ कर रहे हैं? नहीं शुभेंद्र जी, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, और सुरेंद्र जी बहुत अच्छे विद्वान है और आर्थिक विश्लेषक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जब वो बोलते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी जब करते हैं, तो वो उनके अंदर कांग्रेस का धर्म आ जाता है। वो खुद स्वीकार करते हैं कि कृषि की दर बढ़ी है, कृषि का रकबा बढ़ा है, कृषि के आय बढ़ी है, कृषि पे जो लोग निर्भर थे उनकी आय बढ़ी है। वहीं आप कुछ बंदे जो आपको बार बार ये देखना पड़ेगा कि लगातार 2 वर्षों से जो कोविड की मार जिसे पूरी विश्व झेल रही थी, और जो पूरा विश्व इसके पहले मंदी की मार से झेल रहा था, उसके बावजूद हमारे जो अर्थतंत्र है उसको खड़ा करना, लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन की तैयारी करना, और जो राहत पैकेज देना, जो एमएसएमई सेक्टर है, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर सेक्टर है, लघु उद्योग, अति सूक्ष्म लघु उद्योग, उनके लिए जो छोटे छोटे पैकेज दिए गए ताकि लोगों को दोबारा रोजगार मिले,
बहुत उल्लेखनीय काम किया है मोदी सरकार ने और निर्मला सीतारमण जी ने, जिससे आज आप बाकी देशों में देखेंगे कि युद्ध की स्थिति है, वहां लोग ब्रेड के लिए लाइन में खड़े हैं, वहां की आर्थिक स्थिति तबाह हो गई। मैक्सिको जैसा बड़ा देश, ब्राजील जैसा दक्षिण अमेरिका के देश और यूनान जैसा देश, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से आप कंपेयर करेंगे जो एक खुशहाल देश हुआ करते थे। यूरोप के भी बहुत सारे देश, उनके कंपेरिजन करेंगे जो जीडीपी है, जो वार्षिक आय है, वो बढ़ रही है। चलिए ठीक है सर, स्वीकार करता हूं ये जो, लेकिन मैं जरा जल्दी से कुछ सवाल इसमें जोड़ देता हूं सर। मैं इसमें जरा राजीव जी एक चीज समझना चाह रहा हूं कि हमने जब मेक इन इंडिया का नारा दिया, चाइना के साथ जब वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर, तो उस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए, हमारे जो छोटे उद्यमी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने एमएसएमई में पर बहुत ज्यादा फोकस किया। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से वो सारी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो टूट गई। लेकिन उसके बाद अब ये बड़ा सवाल उठता है कि उनके लिए क्या किया गया? क्या उनको आपने प्रोत्साहित करने के लिए, आपने नारा तो दे दिया, आपने कह तो दिया कि हम जो है मेक इन इंडिया के इस प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रहे हैं, आपने विदेशी दौरे किए, ये बार बार सवाल उठ रहे थे। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि कहां गया वो निवेश, कहां से आया वो निवेश, कितनी कंपनी आई, और कंपनी आई तो कितना रोजगार मिला। तो रोजगार को लेकर के जो बड़े संकट की आज चर्चाएं की जा रही हैं, तो कितना रोजगार मिला? ये देखिए, रोजगार तो मिला है, और जो जिस प्रकार से उनको फंडिंग की गई तरुण भारत के द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा, जो आप देखेंगे कि जो लोग खुद बेरोजगार थे और रोजगार के लिए तरस रहे थे, उन्होंने अपना इन हाउस एक स्टार्टअप शुरू किया। ये जो स्टार्टअप है, एंसिलरी यूनिट शुरू करना, छोटे छोटे उद्योग शुरू करना, उसके लिए बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी के जो उनको ऋण प्रदान किए गए हैं। आपको मानना पड़ेगा कि जो हम चीन से जो युद्ध लड़ रहे हैं, एक तरफ डोकलाम में युद्ध लड़ रहे हैं सीमा पर, और दूसरी तरफ उनकी जो डंपिंग पॉलिसी है, वो जो प्रोडक्ट हमको भेजते हैं और पूरे विश्व का उनके जो प्रोडक्ट के जो लेने की आदत पड़ गई, उसके सामने आप देखेंगे कि राजकोट का चाहे मशीनरी इंडस्ट्री हो, या पंजाब का बटाला और लुधियाना का क्षेत्र हो, या दिल्ली नोएडा के एनसीआर के क्षेत्र हो, हमने बहुत अच्छी उल्लेखनीय प्रगति की है। पहले अगर 14 लाख लघु उद्योग थे, तो आज लगभग 19 लाख नए लघु उद्योग स्टार्टअप के माध्यम से। मैं जरा इसमें तपेश जी को भी जरा जोड़ लेता हूं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत हद तक विकास इसमें किया गया है, कुछ लोगों को रोजगार भी दिया गया, लेकिन तपेश जी यहाँ पर सरकार दो विजन पर आगे चल रही है। एक विजन तो ये है कि जिसमें गरीब जो पिछड़ा वर्ग रह गया है उनके लिए बहुत सारी ऐसी उत्थान के कार्यक्रम, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या तमाम अन्य जो योजनाएं, चाहे वो प्रदेश की सरकारों के द्वारा दी जाती हूँ। लेकिन एक तरफ तो उन तबकों के लिए प्रोत्साहित करना है, उनके लिए एक बजट सुनिश्चित करना है ताकि उनके लिए विकास किया जा सके। दूसरी तरफ वो भी सेक्टर है जिसको खड़ा करके आपको तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ से पैसा, सरकार जब बजट बनाती है सर, तो अपने आय के स्रोतों को पहले संकलित कर लेती है। उसके बाद दूसरा उसके पास समस्या रहती है देश की जनसंख्या का संतुलन और आर्थिक विकास का मापदंड। आर्थिक विकास का मापदंड जनसंख्या के आधार पर भी होता है, औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर भी होता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा भी उसमें एक मुद्दा हुआ करता है। तो राशि को उस तरीके से बांटा जाता है, और कुछ एक योजनाएं तय होती है जिसके एक सीमित राशि किसी वर्ग विशेष को, जैसे हम आदिवासी परियोजना क्षेत्र के लिए रखते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन योजना होती है। जब हम लोगों से कर लेते हैं तो लोगों में सिर्फ सरकार पूंजी ना रखे, आम जनता के पास भी कुछ पैसा संचित हो, तो बचत योजनाएं भी लागू करती है। तो ये सभी चीजों में अब लोगों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर चीज में मुफ्त में मांगने की, पेंशन की योजना मुफ्त में मांगने की, राशन मुफ्त में मांगने की, अगर खेती किसानी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मुफ्त की सरकार सुविधाएं दे रही है। पर क्या उसकी तुलना में हम नागरिक उसके लिए समर्पण कर रहे हैं? ये विचारणीय बात है। दूसरी चीज, सरकार ने पेट्रोल पे रेट कम कर दिए, केंद्र सरकार ने। हमारे यहाँ राज्य सरकार ने अनुपातिक रूप से कम किया है, पर दूसरे राज्यों ने भी और ज्यादा कम किया है। पर क्या व्यापारी या उद्योगपति उसके तुलना में अपने किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य कम किया? ये जो नियंत्रण की व्यवस्था है, सरकार चाहे किसी भी हो, वो बात नहीं है। और बात यह है कि बजट के लिए हम साल में एक बार बैठते हैं, लेकिन 10 बार मूल्य में वृद्धि हो जाती है बीच समय में। बजट बनाया तो उसको साल भर ईमानदारी से रखिए, बीच बीच में मूल्य घटाइए बढ़ाइए नहीं। ये चीजें ध्यान रखने की है। आप अर्थव्यवस्था को पटरी में लाना चाहते हैं, कुछ उसका अनुशासन है, उसे मानना पड़ेगा। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण, अच्छा एक चीज तपेश जी, बड़ा मध्यम वर्गीय परिवार जो है ना, बड़ी नजर बना करके रखते हैं कि टैक्स स्लैब के अंदर कुछ बड़ी फेरबदल के लिए संभावनाएं आपको नजर आती है क्या? राशि संचित कर ली, अचानक कोरोना का आया था, आप आकस्मिक निधि से वो राशि भी दे दिए। तो ये सब चीजें जो हो रही है साहब,
हाँ। ये चीजों पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। हम अपनी वित्तीय व्यवस्था को चरमराने न दें। हाँ। और जहां ठीक है। तक बात है कल जो बजट प्रस्तुत होगी उस संभावनाओं की, हाँ। तो मेरे को पूरी संभावना है हाँ। कि आय कर में सीमा ये बढ़ाएंगे। हाँ। दूसरा, जो नई कर स्लैब दिया है इन्होंने, हाँ। उसमें जो 5% 10% दिया, उस पे स्टैंडर्ड एक्शन की छूट नहीं है। हाँ। वो सर व्यापारी भी अपने मोटर कार की छूट, अपने दुकान की छूट उसमें ले लेता है। हाँ। पर हम जैसे नौकरी पेशा वाले, नौकरी पेशा जो लोग क्या? अपने दुकान में जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, आते हैं, उसके अलाउंसेस भी टैक्सेबल है, तो कम से कम एक सीमा तक उनको छूट देना पड़ेगा। तो वो स्टैंडर्ड एक्शन की छूट मिलने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर इस छूट की संभावना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ सर। ठीक है, मैं जरा FDI सुरेंद्र जी को भी जोड़ रहा हूँ। सुरेंद्र जी, अब यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में तो यहाँ पर तपेश जी ने बता दिया और राजीव जी ने भी इसका जिक्र कर दिया है। ठीक है सर, एक मिनट तपेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं जरा वापस लौटता हूँ सर आपके पास। कि हम जो ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी को जरा मैं जोड़ रहा हूँ। सुरेंद्र वर्मा जी, अब यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि आप चाहे वो जो पिछड़ा वर्ग है उसको साधने को लेकर के बात हो, चाहे वो नए रोजगार को सृजित करने को लेकर के बात हो, चाहे वो गरीब कल्याण को लेकर के विकास की बात हो, क्या ये सभी कुछ संभव है इस बार के बजट में? पूंजी निवेश की जल्दी से सुरेंद्र वर्मा जी। व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। ये सुरेंद्र वर्मा जी, तपेश जी, एक मिनट जरा वापस लौटता हूं सर। एक चक्र जो चल रहा है अर्थव्यवस्था, मुझे लगता है शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं। निजीकरण से शासकीकरण, तपेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? निजीकरण, ये एक इकोनॉमी का सर्किल है। ठीक है, मुझे लग रहा है उनका शायद कनेक्शन कट गया। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी को जरा जोड़ रहा हूं। सुरेंद्र जी जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए, समय थोड़ा सा कम है। सरकार स्टैब्लिश करके अपना चलाएगी, फिर कुछ निजी लोगों को साथ में लेगी, उसके जब नहीं चलेगा या किसी प्रकार की व्यवस्था आएगी तो वो चीजें बदल जाएगी। टैक्सेशन का जो सिद्धांत था, जो हमारे यहाँ कर का भार डाला जाता था, वो ज्यादा पूंजीपतियों पर होता था, कम आय वर्ग और मध्यम वर्ग को राहत दी जाती थी। लेकिन मोदी सरकार की नीतियां पूरी तरह से पूंजीवाद पर प्रेरित है। आपको याद होगा, इनके द्वारा जो पूंजीपतियों पर लगाया जाता था वेल्थ टैक्स, वो हटाया गया। आज कारपोरेट पर कर की दर 25% है और पार्टनरशिप फर्म पर 30%। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी नीतियां हैं। राजीव भाई कह रहे थे कि विदेशी निवेश आया, आपको भी याद होगा कि 4 चक्कर लगा लिए मोदी जी पहले अपने कार्यकाल में, लेकिन पूंजी निवेश के नाम पर कुछ नहीं आया, बल्कि 2783 विदेशी कंपनियां यहां से अपना कारोबार समेट के चली गई। जो विदेशी ऋण है वो पिछले 7 साल में शुभेंदु जी 168% बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां केवल और केवल चंद पूंजीपतियों के, पूंजीवादियों मित्रों के मुनाफे पर केंद्रित है। इनके लिए मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन केवल विज्ञापन की विषय वस्तु है। ये केवल झांकी दिखाते हैं और झांसे में फांसते हैं। आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। तपेश जी आर्थिक विशेषज्ञ हैं। 2014 में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख की थी, आज भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वही है। जो एटीसी की छूट है 1.5 लाख का 1.5 लाख ही है। जो मेडिक्लेम की छूट है वो 25,000 है। तो जो राहत देने की है, जो महिलाओं की, बुजुर्गों की आय का जो स्रोत होता है वो बचत पर ब्याज, आज जो सेविंग अकाउंट में ब्याज की दर 3% से भी कम है। जो एफडीआर पर 11%, 12% तक इंटरेस्ट होता था, हाँ। आज वो 6% से कम है। ठीक तो है। मोदी सरकार लगातार गलत नीतियों के कारण आम जनता को लूटने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है। ये अनियंत्रित मुनाफाखोरी छोड़कर सीधे हाँ। तौर पर राहत दे। चलिए ठीक है सर, जरा जल्दी से मैं राजीव जी से एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। राजीव जी, अब ये पूछा जा रहा है कि जो सर एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या होगा, क्या सबके लिए सर्वसम्मति के साथ सभी खुशी जाहिर कर पाएंगे क्या इस बजट के आने के बाद? नहीं, देखिए, जो बजट होता है कहीं कहीं वो मीठी गोली रहती है, कहीं वहां पे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये जो कोरोना का काल आया, ये जो विश्वव्यापी मंदी आई, उसमें कहीं पे कड़ी दवा की भी जरूरत पड़ती है जब देश को सुदृढ़ करना है और आर्थिक दिशा से सुदृढ़ करना सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा, ये चुनौतीपूर्ण जरूर होगा। खैर समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बजट से उम्मीदें सभी को हैं, लेकिन उम्मीदों पर सरकार के असल मायने में खरा उतरती है ये कल पता चल पाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।